हेलो एवरीवन। आज हम समझने जा रहे हैं प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, जिसको हिंदी में कहते हैं लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत। लेट्स स्ट्रेट अवे स्टार्ट विद ये थ्योरी क्या विचार रखती है डेमोक्रेसी को लेकर। तो ये थ्योरी मानती है कि डेमोक्रेसी में पावर किसी एक ग्रुप के पास कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होती है, बल्कि डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। तभी तो ये प्लूरलिस्ट थ्योरी है, बहुलवाद की बात कर रही है। और वो ग्रुप्स पॉलिसीज और डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। ये बेसिकली एक रिएक्शन थी अगेंस्ट द एलीट थ्योरी, जिसको कि मैं प्रीवियसली एक्सप्लेन कर चुकी हूं कि पावर एक माइनॉरिटी ग्रुप के पास होती है, जिसको कि एलीट्स कहा जाता है और रूलिंग क्लास भी बोला जाता है। तो प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ये है इसकी डेफिनेशन। प्लूरलिस्ट थ्योरी डेमोक्रेसी को डिफाइन करती है एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जिसमें की पावर डिस्ट्रीब्यूटेड होती है डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में, जो कि अलग अलग व्यूज और इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। इन ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशंस में आती हैं जैसे कि रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरेस्ट ग्रुप्स, ट्रेड यूनियंस, फार्मर यूनियंस, टीचर्स एसोसिएशंस। तो इस प्रकार के ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशंस में पावर डिस्ट्रीब्यूटेड होती है और हर ग्रुप अपने इंटरेस्ट को, अपने हित को रिप्रेजेंट करता है। और प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी प्रोमिनेंस में आई ड्यूरिंग द मिड 20th सेंचुरी, ड्यूरिंग द 1950s एंड द 60s, वो भी यूएसए में। और जिस थिंकर ने इस थ्योरी को पॉपुलर करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया वो थे रॉबर्ट डेल। इसके अलावा डेविड ट्रूमैन और जॉन फिगिस भी इसके सपोर्टर्स थे, अलॉन्ग विद मॉइस डुवर्जे। और यहां पर आपको एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि रॉबर्ट डेल ने पॉलीआर्की वर्ड का यूज किया है प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी को डिस्क्राइब करने के लिए। इस पर हम डिटेल में थोड़ी देर में आएंगे। तो जो एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी का, वो हमें कहाँ देखने को मिलता है? अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम में, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वहां पर इंटरेस्ट ग्रुप्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं। वो गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकिंग और डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, अपने फेवर में पॉलिसीज बनवाते हैं, स्पेशली जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं या डिफेंस से रिलेटेड ग्रुप्स हैं। तो ये होता है प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी का एक जनरल मीनिंग। Now let's understand the main principles of the pluralist theory of democracy. किन मेन assumptions या सिद्धांतों पर ये बेस्ड है? इसे आप कोर आइडियाज ऑफ प्लूरलिस्ट थ्योरी भी कह सकते हैं। तो सबसे पहला assumption ये है कि the basis of society is a group. सोसाइटी का आधार एक ग्रुप होता है, ना कि कोई इंडिविजुअल। और एक सोसाइटी में अलग अलग एसोसिएशंस और ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्ट करती हैं, जिनके बारे में मैंने अभी बताया था। वो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं, बिजनेस ग्रुप्स की ऑर्गेनाइजेशंस या फार्मर्स की एसोसिएशंस। और पावर जो है इन्हीं ग्रुप्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। देयर इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। पावर का कोई सिंगल सेंटर नहीं होता है, कोई एक ऐसा पर्टिकुलर ग्रुप नहीं है जिसमें पावर कॉन्सेंट्रेटेड होती है, बट इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। और ऐसे सभी ग्रुप्स जिनमें पावर डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पॉलिसी मेकिंग और डिसीजन मेकिंग में। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज दैट ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। बैलेंस ऑफ पावर कैसे आता है सोसाइटी में? क्योंकि वंस अगेन अलग अलग ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे कि ये इंश्योर किया जाता है कि कोई पर्टिकुलर ग्रुप बहुत ज्यादा पावरफुल ना हो जाए, अपने आइडियाज को दूसरे पर थोपने ना लगे। सो लेट्स से कि अगर फार्मर्स की एसोसिएशन नहीं होगी, उनके पास कोई पावर नहीं होगी, तो बिजनेस ग्रुप्स अपनी मर्जी उन पर चलाएंगे। लेकिन अगर सभी ग्रुप्स में ये डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, तो ऐसे में किसी भी ग्रुप को दबाया नहीं जा सकता है, उनको सप्रेस नहीं किया जा सकता है। और यही इसका मेन एम है। फिर आता है प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटीज के भी अपने ग्रुप्स होते हैं, उनके पास भी पावर होती है, जिससे कि उनके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है।
और उन्हें अपनी आवाज रखने की एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। ये फेडरल स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है। गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो इस थियरी का मानना है कि गवर्नमेंट तभी सही तरीके से फंक्शन कर सकती है अगर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो, अलग अलग सेंटर्स ऑफ पावर हो, पावर्स का सेपरेशन हो। सेपरेशन ऑफ पावर इन गवर्नमेंट मीन्स लेजिस्लेचर के पास अपनी पावर, एग्जीक्यूटिव के पास अपनी पावर और जुडिशरी के पास अपनी पावर। साथ ही साथ फेडरल डिवीजन ऑफ पावर भी होना चाहिए, यूनियन के पास अलग पावर और स्टेट के पास अपनी पावर। तो डिसीजन मेकिंग ना एक हाथ में कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होनी चाहिए, एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होनी चाहिए। जैसे कि हमारे यहाँ भी लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये फेडरल स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस। साथ ही साथ ये लिमिटेड स्टेट पावर को भी सपोर्ट करता है। इसका मानना है कि अगर स्टेट की पावर सेंट्रलाइज्ड हो जाए, उससे सोसाइटी में अथॉरिटेरियनिज्म आ सकता है। तो उस अथॉरिटेरियनिज्म को प्रिवेंट करने के लिए ये जरूरी है कि अलग अलग ग्रुप्स में पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। अब ये जो लाइन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग सेवरल ग्रुप्स, ये बार बार आने वाली है। और जैसे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी थी और पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी थी, वहां पर पीपल शब्द बहुत आता था। इस प्रकार यहां पर ग्रुप्स का प्रयोग होने वाला है, बिकॉज ये थियरी ग्रुप्स को इंपॉर्टेंस देती है। तो एजम्पशंस और प्रिंसिपल्स के अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इस थियरी के। सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि ऐसी डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पावर किसके पास होती है? सरकार होती भी है या नहीं होती है? तो जवाब है कि गवर्नमेंट होती है, लेकिन इस गवर्नमेंट में पावर ना ही सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स द्वारा एक्सरसाइज की जाती हैं, बल्कि ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स का भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो अलग अलग तरीके होते हैं ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशन की पार्टिसिपेशन के। ऐसा भी हो सकता है कि वो सरकार का पार्ट हो, विनिंग पॉलिटिकल पार्टी के साथ वो कोलिजन बना लें, कि लाइक एक फार्मर एसोसिएशन है, एक लॉयर एसोसिएशन है, एक टीचर एसोसिएशन है। इन एसोसिएशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स मिलके जो पॉलिटिकल पार्टी जीतती है, जो सरकार बनाती है, उसके साथ एक कोलिजन बना लें और गवर्नमेंट का हिस्सा बन जाए। ये भी एक तरीका है। लेजिस्लेचर का पार्ट बनना भी एक तरीका है कि इलेक्शंस जीतो, पार्लियामेंट में जाओ, अपने लोगों के लिए आवाज उठाओ, ये भी एक तरीका है। तीसरा ये तरीका है कि बाहर से गवर्नमेंट को प्रेशराइज करो, जैसा कि यूएसए में होता है। लेकिन मेन पॉलिटिकल पावर कौन होल्ड करती है? गवर्नमेंट। और उस पर इन्फ्लुएंस होता है किसका? डिफरेंट ग्रुप्स का। वो अलग अलग तरीकों से गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं, ताकि उनके फेवर में पॉलिसीज बनाई जाए। इट ऑल्सो इंश्योर्स डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। अब डेमोक्रेटिक गवर्नेंस तो ये इंश्योर करेगा ही करेगा, क्योंकि बहुत ही डेमोक्रेटिक तरीके से डिसीजन मेकिंग में अलग अलग ग्रुप्स के अलग अलग इंटरेस्ट को रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है। और इससे ये इंश्योर किया जाता है कि हर एक ग्रुप के इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर डिसीजन मेकिंग की जाए, कोई भी लेफ्ट आउट ना फील करे। लाइक ऐसा ना हो कि माइनॉरिटी ग्रुप्स को कोई रिप्रेजेंटेशन ही ना मिले, ऐसा यहाँ है ही नहीं। हर ग्रुप का रिप्रेजेंटेटिव है, तो डिसीजन मेकिंग के समय सभी की सुनी जाएगी। और स्टेट को लेकर इसका क्या पर्सपेक्टिव है, ये हमने प्लूरलिस्ट थियोरी ऑफ सॉवरेनिटी में भी डिस्कस किया था कि स्टेट इज एन एसोसिएशन अमंग सेवरल एसोसिएशंस। स्टेट को भी एक एसोसिएशन मानता है। अलग अलग ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशंस तो है ही, स्टेट भी उसी प्रकार की एक एसोसिएशन है। और उसका काम क्या है? अगर ग्रुप्स के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट हो जाता है, उनका किसी बात पे अग्रीमेंट नहीं हो पा रहा है, तो स्टेट उन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करती है। ये रोल होता है स्टेट का। ऑल्सो इट इज नॉट एंटी डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं है। ये बस डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को सपोर्ट करता है। ये कहता है कि एक जगह पे पावर का कॉन्सेंट्रेशन नहीं होना चाहिए। यही बेस्ट तरीका है डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस करने का। और डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं? डिसीजंस मेजॉरिटी रूल से ही लिए जाते हैं, बट प्रेफर किसे किया जाता है कि कंसेंसस द्वारा या सर्वसहमति द्वारा भी डिसीजंस लिए जाएं। हालांकि वो वी ऑल नो कि पॉसिबल तो नहीं है ना। तो प्रेफर किया जाता है कंसेंसस को या म्यूचुअल अग्रीमेंट को,
आपसी सहमति को, पर अगर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है देन मेजॉरिटी रूल। और हर एक डिसीजन कैसे लिया जाता है? जब सारी इंफॉर्मेशन आपस में ग्रुप्स एक्सचेंज कर लेते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं, अपने अपने व्यूज रख लेते हैं, उसके बाद ही कोई डिसीजन लिया जाता है। अगर कोई लॉ बनाया जा रहा है जो 5-6 अलग अलग एसोसिएशंस को अफेक्ट कर रहा है, तो वो सब अपना व्यू पॉइंट रखेंगे। अगर वर्किंग आवर्स को लेकर कोई लॉ है, तो बिजनेस ग्रुप्स अपना व्यू पॉइंट रखेंगे, वर्कर्स यूनियन अपना व्यू पॉइंट रखेंगे। तो सारी इंफॉर्मेशन के इंटरचेंज के बाद और व्यू पॉइंट्स को एक्सप्रेस कर लेने के बाद ही डिसीजंस लिए जाते हैं। ऑल्सो इट्स बेस्ड ऑन द प्लूरलिस्ट सॉवरेनिटी थियोरी। ये क्या कहती है? सॉवरेनिटी स्टेट के पास नहीं होती है, बट इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस और एसोसिएशंस। सॉवरेनिटी की इसी थियोरी पर प्लूरलिस्ट थियोरी ऑफ डेमोक्रेसी बेस्ड है। और गवर्नेंस की जहां तक हम बात करें, ये मल्टी पार्टी सिस्टम को सपोर्ट करती है, क्योंकि फिर कंपटीशन ज्यादा होगा, सिटीजन्स के पास चॉइस ज्यादा होगी। अगर एक ही पार्टी होगी तो ग्रुप्स के लिए और एसोसिएशंस के लिए उनको इन्फ्लुएंस कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इनफैक्ट फिर तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो जाएगी। अगर एक सिंगल पार्टी होगी तो ग्रुप्स और एसोसिएशंस उसको कैसे इन्फ्लुएंस कर पाएंगे? बहुत मुश्किल हो जाएगा। इससे उन ग्रुप्स की पावर कम होगी। बट इफ देयर आर मल्टीपल पार्टीज, देन द ग्रुप्स विल हैव मोर ऑप्शंस। साथ ही जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को भी सपोर्ट करती है। इसके अलावा चेक्स एंड बैलेंसेस को भी ये सपोर्ट करती है, ताकि एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन पर एक चेक रख सके और इससे एक बैलेंस एस्टैब्लिश हो सके बिटवीन द 3 ऑर्गन्स। तो ये होते हैं फीचर्स ऑफ द प्लूरलिस्ट थियोरी ऑफ डेमोक्रेसी। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं रॉबर्ट डेल के कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीआर्की के बारे में, क्योंकि वो प्लूरलिस्ट थियोरी के लिए वर्ड यूज करते हैं पॉलीआर्की। और उन्होंने डिफाइन किया था पॉलीआर्की को एज द रूल बाय द मेनी, रूल बाय मेनी ऑर्गेनाइजेशंस एंड एसोसिएशंस। तो पॉलीआर्की को वो एक ऐसी फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी बताते हैं जिसमें कि अलग अलग ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं, मल्टीपल ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं, और वो आपस में compete करते हैं अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए। और इसी के साथ साथ पॉलिटिकल प्रक्रियाओं में या पॉलिटिकल प्रोसेसेस में भी सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन होता है। सिटीजन्स इन ग्रुप्स का हिस्सा भी हो सकते हैं, इस प्रकार भी वो पॉलिटिकल प्रोसेस का एक हिस्सा बन रहे हैं। वो वोटिंग करते हैं, अपने फेवरेट कैंडिडेट के लिए सपोर्ट दिखाते हैं, तो इस प्रकार वो पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बनते हैं। और पॉलीआर्की में डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं? इंफॉर्मेशन और व्यू पॉइंट्स को एक्सचेंज कर लेने के बाद, इंटरचेंज कर लेने के बाद अलग अलग ग्रुप्स द्वारा फिर डिसीजंस लिए जाते हैं, जो कि अभी मैंने एक्सप्लेन किया है। ये पॉलिटिकल इक्वालिटी और मेजॉरिटी रूल के प्रिंसिपल्स को भी सपोर्ट करते हैं। सभी पॉलिटिकली इक्वल हैं, उनके पास इक्वल इन्फ्लुएंस है, साथ ही साथ उनके पास इक्वल वॉइस है गवर्नमेंट डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करने की। सभी के पास ये राइट है कि वो अपने इंटरेस्ट के लिए आवाज उठा सकें, ताकि सरकार उनके फेवर में डिसीजंस बनाए जो कि उनका भला कर सकें। और जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो मेजॉरिटी रूल से लिए जाते हैं, अगर कंसेंसस फेल हो जाए तो। लेकिन कोशिश जरूर की जाती है कि कंसेंसस के थ्रू भी डिसीजंस ले लिए जाएं। इनकी जो पॉलीआर्की है वो भी एक लिमिटेड गवर्नमेंट है, इट्स पावर्स आर लिमिटेड, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, अलग अलग ग्रुप्स में वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, और डिफरेंट ग्रुप्स को, इंडिविजुअल्स को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का हिस्सा बनाया जाता है। जाहिर सी बात है, तभी तो डिसीजंस इंटरचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड व्यू पॉइंट के बाद लिए जाएंगे। मॉइच डुवर्जे, हु इज अनदर एडवोकेट, उन्होंने भी एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है इस थियोरी से रिलेटेड, जो कि आपको पता होनी चाहिए फॉर योर नॉलेज, दैट प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी इज अ प्लूरलिटी ऑफ डिसीजन सेंटर्स। कई बार लोग इसको ना डेल से कंफ्यूज कर जाते हैं, बट दैट इज नॉट ट्रू। दिस हैज बीन सेड बाय डुवर्जे कि प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी एक ऐसी डेमोक्रेसी है जहां पर डिसीजन सेंटर्स की प्लूरलिटी है, या डिसीजन के सेंटर्स का एक बहुलवाद है। अलग अलग सेंटर्स एग्जिस्ट करते हैं, प्लूरल सेंटर्स एग्जिस्ट करते हैं डिसीजन मेकिंग के। तो ये होती है प्लूरलिस्ट थियोरी ऑफ डेमोक्रेसी। तो क्योंकि ये ग्रुप्स को प्रेफर करती है, इसको क्रिटिसाइज तो किया ही जाएगा।
सबसे पहला इसका क्रिटिसिज्म भी यही है कि ये ग्रुप्स पर बहुत ज्यादा एम्फेसिस देती है। और जो ट्रेडिशनल थियरिस्ट है उनका मानना है कि ये पॉपुलर सोवरेनिटी के कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट है। क्यों? क्योंकि पॉपुलर सोवरेनिटी मानती है कि दैट सोवरेनिटी रिसाइड्स इन द पीपल। लोगों के पास अल्टीमेट अथॉरिटी है, वो आधार होते हैं एक सोसाइटी का, ना कि ग्रुप्स। तो इस प्रकार ग्रुप्स पर एम्फेसिस देना गलत है। फिर दूसरा क्रिटिसिज्म जो है, इट इज रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट, जिसको ये सपोर्ट करता है। तो ये स्टेट के लिमिटेड रोल की बात करती है और इसी बेसिस पर इसको क्रिटिसाइज किया जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि स्टेट के पास पावर होना जरूरी है। सो स्टेट सोवरेनिटी इज एसेंशियल ताकि लॉ एंड ऑर्डर को प्रोटेक्ट किया जा सके। अगर एक लिमिटेड स्टेट होगी तो ऐसे में अनार्की की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, अराजकता आ सकती है सोसाइटी में, क्योंकि ऐसे में हर एक ग्रुप अपने आप को सुपीरियर समझेगा और स्टेट के साथ अपनी बराबरी करेगा, क्योंकि ये कहती है ना कि स्टेट इज एन एसोसिएशन अमंग वेरियस एसोसिएशंस। तो स्टेट के पास पावर और अथॉरिटी का होना जरूरी है। फिर माना जाता है कि अगर पावर एसोसिएशंस और ग्रुप्स के पास हो तो वो भी एक मिस्टेक है, वो भी एक गलती है, क्योंकि उनका कंसर्न सिर्फ और सिर्फ अपने इंटरेस्ट से होता है, ना कि देश के इंटरेस्ट से या स्टेट के इंटरेस्ट से। वो हमेशा अपने इंटरेस्ट को नेशनल इंटरेस्ट से ऊपर रखेंगे। तो ग्रुप्स के हाथ में भी पावर दे देना इज अ मिस्टेक। ऑल्सो देयर इज अ पोटेंशियल फॉर द पावरफुल ग्रुप्स टू कंट्रोल डिसीजन मेकिंग। अब ग्रुप्स तो अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं, पर इसमें क्या हो सकता है, इन प्रैक्टिकलिटी अगर हम बात करें, कुछ ग्रुप्स दूसरे ग्रुप से हमेशा ज्यादा पावरफुल होंगे और ऐसे में क्या होगा कि वो डिसीजन मेकिंग को कंट्रोल करेंगे। तो फिर वहां पर जो प्लूरलिस्ट डेमोक्रेटिक थियरी है, इसका पर्पस ही खत्म हो जाता है, क्योंकि यहां पर भी डोमिनेशन आ जाएगी कुछ चुनिंदा ग्रुप्स की। जो लेस पावरफुल ग्रुप्स हैं वो तो बेचारे दबी जाएंगे। तो ये एक प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट से इसका क्रिटिसिज्म है। एंड लाइक आई जस्ट मेंशन्ड, ये जो इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं वो अपने इंटरेस्ट पर फोकस करते हैं बजाय कि सोसाइटी के गोल्स पर फोकस करने के। उन्हें बाकी लोगों के इंटरेस्ट से कुछ नहीं लेना देना है। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है वो अपने आप से होगा, अपने इंटरेस्ट से होगा, प्रॉफिट से होगा। तो ऐसे में सहमति कैसे बन पाएगी? डिसीजंस लेने ही बहुत मुश्किल हो जाएंगे, यहां तक कि मेजॉरिटी से भी डिसीजन लेना मुश्किल हो जाएगा। और ऐसे में जरूरी नहीं है कि जो डिसीजन निकल कर आए वो एक प्रैक्टिकल डिसीजन हो सकता है कि वो डिसीजन अल्टीमेटली पावरफुल ग्रुप्स को ही फेवर करेगा। इट माइट ऑल्सो लीड टू फैक्शनलिज्म एंड पोलराइजेशन। सोसाइटी में एक पोलराइजेशन हो जाएगा, एक डिवीजन क्रिएट हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स। और प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी इस प्रकार की पोलराइजेशन को इंकरेज करती है। और ये तो हमने जान ही लिया है कि ये ग्रुप्स कलेक्टिव गुड की बजाय अपने इंटरेस्ट को इंपॉर्टेंस देते हैं। तो देश के बारे में तो भूल ही जाओ कि कोई सोचेगा। एंड दिस कैन ऑल्सो लीड टू कॉन्फ्लिक्ट एंड अनार्की। सबके अपने अपने इंटरेस्ट होंगे, वो आपस में क्लैश भी करेंगे। एक कहेगा कि हमें एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय करके अपना प्रोजेक्ट लगाना है, और जो एनवायरमेंटल ग्रुप होगा वो उसके अगेंस्ट होगा। तो इस प्रकार ग्रुप्स के बीच में ना हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स ही चलते रहेंगे, सिंस दे ऑल हैव पावर का डिसेंट्रलाइजेशन है। और अल्टीमेटली इससे अनार्की आ जाएगी, अराजकता आ जाएगी, क्योंकि हर कोई अपने आप को सुप्रीम समझने लगेगा। क्योंकि रियलिटी में अब वो समय नहीं रह गया है कि सब मिलजुल के सर्वसहमति से कलेक्टिव गुड में एक डिसीजन ले लें जो सभी ग्रुप्स के फेवर में हो, बल्कि आजकल तो हर कोई अपना फायदा चाहता है। और इस थियरी के केस में तो सभी ग्रुप्स अपना फायदा चाहते हैं। तो आप इमेजिन कीजिए कि ये हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में ही रहेंगे। तो ये होता है क्रिटिसिज्म प्लूरलिस्ट थियरी ऑफ डेमोक्रेसी का। पर ऐसा नहीं है कि इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ये स्टेट को डोमिनेंट बनने से कंट्रोल करती है, उसको अथॉरिटेरियन बनने से रोकती है। ये ग्रुप्स को और एसोसिएशंस को भी इंपॉर्टेंस देती है, उनकी एग्जिस्टेंस को सपोर्ट करती है, उनको पावर देने के फेवर में है। एंड इट इज अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर, जो कि इसका एक इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वी ऑल नो दैट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इज बैड। इसकी नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है इनहैंस्ड गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी। जब मल्टीपल एक्टर्स और ऑर्गेनाइजेशंस के पास पावर डिस्ट्रीब्यूटेड होगी
तो इससे गवर्नमेंट पर भी एक चेक इस्टेब्लिश होगा, क्योंकि वो केयरफुली होके फंक्शनिंग करेगी, सिंस दे नो कि सिर्फ वही सुप्रीम नहीं है बल्कि दूसरे ग्रुप्स भी हैं जिनके पास पावर और इन्फ्लुएंस है। तो ये जो ग्रुप्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या एक्टर्स होते हैं, ये गवर्नमेंट के एक्शंस पर एक चेक रखते हैं, उनके एक्शंस को मॉनिटर करते हैं। और ये थियरी इस बात को भी मानती है कि जरूरी नहीं है कि स्टेट के इंटरेस्ट और उस स्टेट में जो ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स हैं उनके इंटरेस्ट आपस में सेम हो। एक ग्रुप का अपना इंटरेस्ट हो सकता है जो कि स्टेट के इंटरेस्ट के साथ क्लैश भी कर सकता है। सो ग्रुप्स के पास ये फ्रीडम है कि वो अपने इंटरेस्ट को परस्यू कर सके। इट ऑल्सो इंश्योर्स ग्रेटर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। ग्रेटर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे होगी? क्योंकि ऐसा कोई भी सिंगल ग्रुप नहीं होगा जो कि डिसीजन मेकिंग की प्रक्रिया को हाईजैक कर लेगा, तो ऐसे में एक स्टेबिलिटी बनी रहेगी। एक ग्रुप दूसरे ग्रुप पर एक चेक रखेगा और इससे बैलेंस बना रहेगा, और इसी बैलेंस से क्या होगा? एक ग्रेटर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी। एंड लास्टली, इट सपोर्ट्स इंक्लूसिविटी एंड टॉलरेंस। इवन जो माइनॉरिटीज हैं उन्हें इस थियोरी के थ्रू रिप्रेजेंटेशन मिलता है, अपनी आवाज रखने का मौका मिलता है, उनके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये जो थियोरी है ये सभी ग्रुप्स को साथ में लेकर चलती है, एंड दैट्स व्हाई इट सपोर्ट्स इंक्लूसिविटी। और ये टॉलरेंट है, ये इंकरेज करती है ओपन डिस्कशंस को, डिबेट्स को और कॉम्प्रोमाइज को, जिसके थ्रू एक डिसीजन पर अराइव किया जाए। तो ये होती है सिग्निफिकेंस ऑफ द प्लूरलिस्ट थियोरी ऑफ डेमोक्रेसी। और ये था हमारा आज का टॉपिक, जो कि मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और फैमिली रिलेटिव से शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।